and gentlemen, we'll catch up with our program, and today I will discuss the 15th point of the practical part of my program. और ये 15 point है Know yourself, अपने आप को जानो। तो हर आदमी कहेगा कि अपने आप को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो जो अपनी हमारी पहचान है वो बिल्कुल गलत पहचान, बिल्कुल गलत पहचान है। और ले दे के इंसान की सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि वो अपने आप को जानता नहीं है। हम आपको एक कहानी सुनाए कि एक लड़का था, वो स्कूल में पढ़ता था और पढ़ने में बहुत तेज था। तो उसके हमेशा 70% से 80% के बीच में नंबर आते थे। टॉपर नहीं था लेकिन खराब भी नहीं था, और क्रिकेट भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था, गाने भी गाता था, एक्टिंग भी करता था, मल्टी टैलेंटेड था। और हर साल जब स्कूल में फंक्शन होता था तो उसको किसी न किसी प्ले में एक्टिंग करने का मौका मिलता था। फिर जब वो 12th क्लास में आया तो कॉलेज का फंक्शन हुआ, उसमें उसको अकबर बादशाह का रोल दिया गया कि तुम अकबर बादशाह का रोल करो। उसने बहुत पढ़ाई करी अकबर के बारे में, अकबर की बहुत सारी फिल्में देखी और वो अकबर के बारे में पूरा जान गया। उन्हीं की तरीके से चलने लगा, उन्हीं के तरीके से बोलने लगा, उन्हीं के तरीके से मैनरिज्म उसका सारा हो गया। और फिर जब उसने प्ले में काम किया तो इतनी तालियां बजी, उसको फर्स्ट प्राइज भी मिला एक्टिंग का। और फिर वो प्ले 3 बार और रिपीट करा गया जगह जगह पे, इतना फेमस प्ले हो गया था। और फिर वो अपने आप को उस अकबर के रोल से बाहर नहीं ला पाया। फिर वो यूनिवर्सिटी गया और यूनिवर्सिटी में बिल्कुल वैसे ही चलता था जैसे कहीं का बादशाह आ रहा हो। अच्छा, लोगों को भी खबर मिल गई कि अपने आप को अकबर समझता है, तो लोग भी उसको माँ बदौलत बोलने लगे कि माँ बदौलत आज कहाँ जा रहे हैं। तो एक बार वो गया और स्कूल में यूनिवर्सिटी में उसके टीचर ने कहा कि खड़े हो जाओ। तो जैसे ही टीचर ने कहा खड़े हो जाओ तो उसने कहा कि तुम्हारी इस नाफरमानी की वजह से तुम्हें मौत की सजा सुनाई जा सकती है। तो एकदम से चौंका कि ये बोल क्या रहा है। तब तो दूसरे टीचर ने आके बताया कि तुम परेशान मत हो, थोड़ा स्ट्रेस कीला है। फिर वो लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाया। अगर फॉल्स आइडेंटिटी एक बार पकड़ ले तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है, उसका जीवन पूरा बर्बाद जाता है। जिस जीवन में बहुत कुछ हो सकता था सिग्निफिकेंट, वो कुछ नहीं हो पाता है। तो हम जब कहते हैं कि आप कौन हैं, तो एक आदमी कहेगा कि हम सामने बैठे हैं, उसकी बॉडी सामने बैठी हुई है, तो बॉडी का होना हमारा होना है। तो आपको तो अच्छी तरह मालूम है वक्त था जब हमारी बॉडी भी ऐसी थी, कहाँ गई वो बॉडी है। एक वक्त था जब हम बिल्कुल नवजात शिशु के रूप में थे, कहाँ गई वो बॉडी। फिर हम छोटे बच्चे के रूप में थे, कहाँ गई वो बॉडी। फिर हम टीनेजर थे, फिर हम मिडिल कॉलेज में पढ़ने गए, यंग एडल्ट हो गए और बड़ा बिल्कुल हीरो की तरह अपने आप को समझते थे, कहाँ गई वो बॉडी। अब समझ में आ रहा है कि उस बॉडी का होना कोई होना नहीं होता है, वो तो एक टेम्पररी इल्यूजन था, एक टेम्पररी इल्यूजन था। और अब हमसे कोई कहे कि नहीं ये जो आपका बुढ़ापे वाला शरीर है ये आपका परमानेंट शरीर है, नहीं। अब तो आंखें खुल गई हैं और मन तो उससे ज्यादा तेजी से दौड़ता है। मन तो अभी खुश है, अभी नाराज है, अभी इनसिक्योर है, अभी सेटिस्फाइड है, अभी कुछ है, अभी कुछ है। तो मन से कैसी आइडेंटिटी हमारी बन सकती है। और फिर हमारा बचपन में मन अलग था, यंग एज में अलग था, फिर उम्र बढ़ी तो मन अलग हो गया, आज का मन अलग है। और हम कई बार ये बात बता भी चुके हैं कि जब हमारी मन की चलेगी, अभी तो हमारे मन की चल नहीं रही है, और हमारे मन की क्यों नहीं चल रही है हमारे जीवन में, ये आप लोग सब जानते हैं। तो जब हमारे मन की चलेगी, हम सिर्फ एक काम करेंगे, हम बनारस में रहेंगे जाके, क्योंकि बनारस की जो स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं वो बिल्कुल इंसान को बता देती कि तुम कौन। तो अगर जिसका जीवन का एक ही सवाल है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो बनारस से अच्छी कोई जगह नहीं है। हाँ, हमारे लिए हो सकता है, आपके लिए हरिद्वार हो, किसी के लिए साउथ में कोई जगह हो, लेकिन हमको लगता है हमें जैसे हमारा टेम्परामेंट है उसमें हमको बनारस ज़्यादा सूटेबल लगती है। तो हम कौन हैं इसका डिस्कशन हमने अभी सुना। एक सेंट है, उनका नाम है स्वामी सर्वप्रियानंद, और हम उनको आजकल काफ़ी वॉच करते हैं। और ये बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, और ये बेसिकली कैलकाटा के रहने वाले हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स भुवनेश्वर में सेटल हो गए थे। तो ये फिर भुवनेश्वर में इनकी एजुकेशन हुई है, इनका ब्रिंगिंग अप प्रोसेस भुवनेश्वर का है, और ये MBA है।
जेवियर इंस्टीट्यूट से उन्होंने MBA किया, लेकिन जॉब नहीं करी, फिर ये सेंट बन गए। और जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण ऑर्डर में ये सेंट हैं, और आजकल न्यूयॉर्क में जो अद्वैत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क है उसके चीफ हैं, और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, और उनका चेहरा भी ऐसा है, आप देखोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा द फेस ऑफ गॉड, ऐसा अच्छा चेहरा उनका है। तो उन्होंने बताया कि सबसे आसान तरीका है ये जानने का कि मैं कौन हूँ, कि अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज को, तो आप ऑब्जर्वर हो, और सामने जिस चीज को आप देख रहे हो वो ऑब्जर्व फिनोमेना। यू कैन नॉट बी एज एन ऑब्जर्वर द सेम एज द ऑब्जर्व फिनोमेना। जैसे मेरे हाथ में ये माइक है, अगर मैं इस माइक को देख रहा हूं, ये पक्का हो गया कि हमें माइक नहीं, इतना पक्का हो गया। मतलब कुछ मानने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ माने कि हम आत्मा है, कि हम कुछ और हैं, लेकिन ये पक्का है इस लॉजिक से कि हम ये माइक नहीं है। अगर हमारे सामने ये फोन रखा हुआ है, हम इस फोन को देख रहे हैं, तो हम ये फोन नहीं है, फोन अलग है, हम अलग है। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम अपनी बॉडी को देख रहे हैं, बचपन से लेके आज तक हम अपनी बॉडी को देख रहे हैं, और हमने इसके बदलते हुए रूप देखे। हमको अपना बचपन याद है, जब हमारी बॉडी बिल्कुल एक छोटे बच्चे वाली थी, वो भी, और नहीं याद भी होता है तो फोटो कभी कभार देखने को मिल जाती है, तो याद आई जाती है। और फिर हमको अपनी मेडिकल कॉलेज की बॉडी की याद है, और बहुत सारे तो फोटोग्राफ्स भी हैं और वीडियोस भी हैं। तो कभी कभी समझ ही में नहीं आता है कि हम कभी कभी ऐसे भी दिखते थे, अब तो यही चेहरा बुढ़ापे वाले ही समझ में आता है, यही हमारी असलियत है। तो हम इस बॉडी को जब देख रहे हैं बदलते हुए, तो ये बात पक्की है कि हम बॉडी तो नहीं, क्योंकि एक साइंस का लॉ है। वो लॉ ये है कि ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना हैव टू बी इन डिफरेंट फेजेस ऑफ मोशन एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर ये दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है, तो आपको पता लग रही है, आपको नहीं मालूम पड़ रही है कि ये दुनिया बहुत तेजी से घूम रही है, क्योंकि आप भी घूम रहे हो। तो एज एन ऑब्जर्वर आप भी घूम रहे हो, और जो ऑब्जर्व फिनोमेना है वो भी घूम रहा है, दे आर इन द सेम फेज ऑफ मोशन। तो आपको ये चीज पकड़ में नहीं आ रही है। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि एक ट्रेन जा रही है, जिसमें एक तरफ विंडो सीट पे आप बैठे हुए हैं, उसके पैरेलल दूसरी ट्रेन जा रही है, उसमें भी विंडो सीट पे कोई बैठा हुआ है, और ट्रेन बिल्कुल एक जैसी स्पीड पे जा रही है, उनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो इंसान मूव कर रहा है, आपको लगेगा वो स्टैटिक है। हो सकता है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हो, लेकिन आपको लगेगा कि वो स्टैटिक है, क्योंकि आप भी उसी स्पीड से मूव कर रहे हो, तो कोई गैप नहीं है। लेकिन हमको जैसे समझ में आता है कि हमारी बॉडी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि हमारे अंदर कोई ऐसा विटनेस है जो देख रहा है उस चेंजिंग फिनोमेना को, उस चेंजिंग बॉडी को जो देख रहा है, वो विटनेस कोई कुछ तो बॉडी से फर्क है। वो बॉडी तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा हाथ तो नहीं जानता कि दूसरा हाथ कितना बदल गया है। तो वो जो जानकारी है वो किसी और लेवल पे है। सिमिलरली हमारा माइंड चेंज हो रहा है, तो हमारा माइंड जब चेंज हो रहा है तो हमको पता लग रहा है कि हमारा माइंड चेंज हो रहा है। हमको जब नाराजगी होती है तो हमें पता होता है कि हमें नाराजगी होती है। तो अगर हम अपने माइंड को देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि हम माइंड नहीं है। हम माइंड नहीं है, हम बॉडी नहीं है, तो हम लेकिन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम दोनों के इसको बोलते हैं कि विटनेस है, आई एम द विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। तो जो जो चीजें बॉडी से रिलेट करती हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बॉडी की बीमारी है, हमारी बीमारी नहीं है। अगर ये चीज बिल्कुल मन में ऐसी बैठ जाए तो बहुत सी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाए। लेकिन हमको बॉडी की बीमारी होती तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम बीमार हो गए, तो हम नहीं बीमार थे। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, जो प्रॉपर साइंटिफिक स्टेटमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आई एम ऑब्जर्विंग दैट द बॉडी whose external description goes by the name of Dr. Vipin Mishra is sick. I am witness to that. आपको ये बात पता है, हम देख रहे हैं कि वो बीमार है। तो एक गैप सडनली क्रिएट हो जाता है बॉडी के साथ।
सिमिलरली आप माइंड के साथ भी ये बात कर सकते हो कि माइंड में नाराजगी है और मैं उसको देख रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग इट, देन यू बिकम सेपरेट फ्रॉम द माइंड। अच्छा, एक चीज हमने स्वामी सर्वप्रियानंद के उसमें सुनी वीडियोस में, तो उन्होंने राजा जनक का एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि उनको उनके गुरु हुआ करते थे अष्टावक्र, तो अष्टावक्र ने कैसे उनको समझाया। और राजा जनक बहुत स्पिरिचुअल इंसान थे, देवी सीता के जनक सभा भी लगती थी, जनक सभा भी लगती थी जिसमें सारे ऋषि आते थे और सीता देवी के फादर थे वो। तो एक दफे ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना काम खत्म किया, जो रॉयल ड्यूटीज होती हैं वो जो भी उनके सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स जो फाइलें उनके सामने ला रहे थे वो फाइलें देखी उन्होंने, जो भी डिसीजंस देने थे वो डिसीजंस दिए, साइन करे। और उसके बाद जब सब ऑफिशियल काम खत्म हो गया तो वो महल के अंदर आ गए। तो महल के अंदर उनकी रानी थी, सीता जी थी और उनके कुछ रिलेटिव्स थे। फिर चाय नाश्ता हुआ, खाना वाना जो भी उन्होंने खाया हो, बातें हुई और करते करते रात के जब 10 बज गए तो उन्होंने कहा अब सोने जाना। अब हम सोने जा रहे हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उनका जो सेंट्री था बाहर, वो अंदर आया दौड़ता हुआ, उसने कहा महाराज चलिए फौरन चलिए, हम लोग के ऊपर आक्रमण हो गया और हमारी बहुत हालत खराब है, चलिए फौरन और कुछ करिए चलिए। तो इन्होंने फौरन अपने कपड़े पे बदले और शील्ड लगाई, तलवारें ली, 2 तलवारें, और ये बाहर आ गए। घोड़ा तैयार था, घोड़े को लेके युद्ध भूमि में चले गए और वहाँ पे लड़ाई लड़ने लगे। और लड़ाई बहुत फियर्स लड़ाई थी, कई घंटे ये लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी, वो खत्म नहीं हो रहे थे। और ये देख रहे थे कि इनके जो सैनिक हैं वो सब मारे जा रहे हैं। बहुत डिप्रेशन भी हो रहा था, बहुत चिंता भी हो रही थी, बहुत एंग्विश थी कि हम बचा नहीं पा रहे हैं इन लोगों को। और करते करते इतने निढाल हो गए कि इनके दुश्मन ने, एक सैनिक ने रस्सी का फंदा बना के फेंका और इनको नीचे खींच लिया, और इनके हाथ बांध दिए दोनों, और इनको जो इन्वेडर किंग था उसके सामने ले जाके जमीन पर बैठा दिया। अब इन्वेडर किंग ने कहा कि जनक, तुमको मैं अभी मौत के घाट उतार सकता हूं, योर हेड कैन बी सीवियर्ड इन द नेक्स्ट 1 मिनट, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं और हम तुमको क्षमा कर देंगे अगर कि तुम ये राज्य छोड़ दो, क्योंकि अब ये राज्य तुम्हारा राज्य नहीं है, अब ये हमारा राज्य है। नाउ इट इज माय किंगडम, सो इफ यू लीव दिस किंगडम देन आई विल लीव यू। तो जनक ने कहा कि मैं राज्य छोड़ दूंगा, तो उनके हाथ खोल दिए गए। फिर उनसे कहा गया कि तुम बस निकल जाओ और राज्य के बाहर ही जाके रुकना, नहीं बीच में मत रुकना। फिर वो बहुत प्यासे थे, उनको प्यास लगी थी, वो पानी चाहते थे, तो उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे पानी पिला दो। और वही लोग जिनको कि वो पिछले कम से कम 3.5 डिकेड से जिनकी रक्षा कर रहे थे, उनकी सुख सुविधा देख रहे थे, उन्होंने उनको पानी नहीं पिलाया, क्योंकि शायद पानी पिला देते तो जो इन्वेडर किंग था वो उनको भी मार डालता। तो फिर वो चलते गए, बिल्कुल निढाल हो गए, लेकिन राज्य की सीमा के अंदर तो रुकना नहीं था। तो खैर जब राज्य की सीमा समाप्त हो गई तो वो बिल्कुल बेहोशी के कगार पे थे। तो उन्होंने देखा कि दूसरे राज्य में एक भिखारियों की, गरीब लोगों की लाइन लगी हुई है और ज़मीन पे वो लोग बैठे हुए हैं, सबके हाथ में एक कटोरा है और एक कोई पैसे वाला आदमी उनको भिखारी को खाना खिला रहा है। तो राजा जनक भी उस लाइन में जाके बैठ गए। राजा जनक, द एम्परर जनक एंड द फादर ऑफ लेडी सीता, तो उनके हाथ में भी कटोरा पकड़ा दिया गया और खाना देते देते जब वो आदमी वहाँ तक पहुँचा तो देखा कि खाना तो खत्म हो गया है। जब इनका नंबर आया तो उन्होंने कहा कि वो राइस की डिश थी, खिचड़ी, तो उन्होंने कहा वो खिचड़ी तो खत्म हो गई है और नीचे का थोड़ा सा स्टार्च पता है, उसको लोगे तुम क्या? तो उन्होंने कहा हाँ वही दे दो। तो वो स्टार्च के उसमें बर्तन में डाल दिया गया और जैसे ही वो उसको पीने जा रहे थे वो चील आई ऊपर से नोज डाइव करके और उनका वो बर्तन उनके हाथ से छूट गया और वो जो स्टार्च था वो मिट्टी में बह गया और उनको लगा कि अब हम समाप्त हो गए। बस इनके मुंह से बार बार ये आवाज़ निकल रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। तब इतने में जैसी इनकी चिल्लाने की आवाज़ें हुई तो इनका सेंट्री दौड़ के अंदर आया
और उसने कहा कि सर डिड यू हैव ए बैड ड्रीम, डिड यू हैव ए नाइटमेयर? तो एकदम से परेशान हो गए, उनका हाँ ये तो हम अपने महल में है, लेटे हुए हैं और हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन चेहरे पे इतना पसीना आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? तो वो क्या था जो अभी तक हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, वॉज दैट ट्रू और इज दिस ट्रू? अब सेंट्री क्या बोले, उसने उनकी रानी को बुलाया। अब रानी आई तो रानी ने भी कहा भूल जाओ, तो सपना था। उन्होंने कहा बात अब सपने की नहीं है, बात यह कि जब हम उसको फील कर रहे थे वो तो बिल्कुल रियल लग रहा था। वो सपने जैसा क्यों नहीं लग रहा था अगर सपना था, अगर वो अनरियल था? तो अब इनका किसी काम में मन नहीं लग रहा। अब ये तैयार हुए, नहाया, नाश्ता किया, लेकिन बस इसी बात पूछे जाए कि वॉज दैट ट्रू और इज दिस ट्रू? सच क्या है? वो सच था या ये सच है? तो खैर उनके गुरु थे अष्टावक्र, और अष्टावक्र की उम्र बहुत कम थे। ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने अष्टावक्र को 12 साल की उम्र में देखा था, उनसे इतने प्रभावित हो गए थे कि उनसे कहा था कि तुम हमारे गुरु बन जाओ। तो खैर अष्टावक्र के पास जब खबर पहुंची तो वो भी आए, तब तक ये अपने राजसभा में बैठे हुए थे। तो अष्टावक्र को सम्मान के साथ उसने राजा के पास बैठाया गया। तो अष्टावक्र ने कहा कि मुझे बताओ क्या हुआ, पूरी बात बताओ। तो उन्होंने पूरी बात बताई। तो अष्टावक्र ने कहा तुम क्या जानना चाहते हो? तो जनक ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि सच क्या था, वो सच था या ये सच है? तो अष्टावक्र ने कहा कि देखो ये बताओ पहले कि जब तुम वहां भिखारियों की लाइन में बैठे हुए थे, जब तुम लड़ाई लड़ रहे थे और तुम भिखारियों की लाइन में बैठे हुए थे, तब तुम्हारा ये महल वहां पे था या नहीं था? तो उन्होंने कहा ये महल तो वहां पे नहीं था। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे मंत्री और तुम्हारे मिलिट्री जनरल और तुम्हारा सब राज सिंहासन ये सब वहां पे था या नहीं था? तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो वहां पे कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये सब मिथ्या है, जो तुम्हारे सामने जो तुम देख रहे हो ये सच नहीं है। अब तुम ये बताओ कि इस समय तुम यहाँ बैठे हुए हो तो तुम्हारे सामने वो लड़ाई का मैदान है इस समय, और जो भिखारियों की लाइन बैठी हुई थी वो लाइन है इस समय? तो उन्होंने कहा नहीं वो सब तो यहाँ कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। तो उन्होंने कहा वो भी मिथ्या थी, दैट वाज आल्सो नॉट ट्रू। ये भी मिथ्या है जहां तुम अब बैठे हुए हो, वो भी मिथ्या थी। तो जनक ने कहा कि फिर सत्य क्या है, फिर सच क्या है? तो उन्होंने कहा फिर तुमसे सवाल पूछते हैं, जब तुम वो सपना देख रहे थे, जब तुमको सब कुछ रियल लग रहा था, जब तुम बिल्कुल निढाल हो गए थे, हताश हो गए थे, तुमको लग रहा था कि अब हम बचेंगे नहीं, उस समय तुम थे वहां पे कि नहीं थे? तो जनक ने कहा कि हाँ मैं तो था वहां पे, क्योंकि मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा था और मैं तो सब कुछ भुक्तभोगी हूं, मैं तो था ही वहां पे। उन्होंने कहा अब ये बताओ कि यहाँ पे इस महल में, इस राज दरबार में तुम सब कुछ देख रहे हो, यहाँ भी तुम हो कि नहीं हो? उसने कहा हम तो हैं, हम तो यहाँ पर भी हैं और सब कुछ हम देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा देन यू आर द ट्रूथ, बिकॉज यू आर द कॉमन फैक्टर, यू आर द कॉमन फैक्टर। जब वहां वो सपना चल रहा था तो वहां भी तुम मौजूद थे, और यहाँ जब ये जब तुम्हारा महल है और तुम्हारा रॉयल कोर्ट है, यहाँ भी तुम हो। सो यू आर द ट्रूथ, ना ये दुनिया तुम्हारी सत्य है ना वो सपना तुम्हारा सत्य था। तो जनक ने पूछा देन हु एम आई, तो फिर हम हैं कौन? क्योंकि वहां पे तो हमारा पूरा का पूरा, हमारी पूरी दुनिया अलग थी, यहाँ हमारी पूरी दुनिया अलग है। तो उन्होंने कहा कि एक जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, वो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस वही की वही रहती है, वो सब विटनेस करती है। जब वो वेकिंग स्टेट में होती है तो ये उन्होंने बताया कि हम लोग की जो उपनिषद है उसमें एक मांडू की उपनिषद है, और मांडू की उपनिषद में यही चीज बताई गई है इसी तरीके से। दे हैव एनालाइज्ड द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग वेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट एंड द स्टेट ऑफ डीप स्लीप। तो एक वो भी होती है, डीप स्लीप की भी स्टेट होती है जिसमें कि कोई सपना नहीं होता है, और ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न फिलोसफर्स और कॉन्शियसनेस साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि उस समय कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो स्वामी सर्वप्रियानंद ने समझाया कि इंडियन जो दर्शन है वो कहता है कि नहीं,
उस समय सिर्फ कॉन्शियसनेस हुई, कॉन्शियसनेस एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्शियसनेस। तो हमने इसको ऐसे समझा कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन ये लाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो ये लाइट एकदम से एनिमेट हो गई, एकदम से इसमें जीवन आ गया और ये अपना काम करने लगी जिस काम के लिए बनी हुई है। और वही इलेक्ट्रिसिटी एसी पे जा रही है तो वो फर्क काम कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी का अपना कोई गुण नहीं है, उसके अंदर कोई अपना पर्सनल गुण नहीं है इंडिविजुअल, लेकिन वो जिस सिस्टम में जाती है उस सिस्टम के गुण उसको एक्टिवेट कर देती है। तो एसी ठंडी हवा देने लगता है, लाइट से रोशनी आने लगती है, साउंड सिस्टम से गाने बजने लगेंगे और हर चीज में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वो अपना उसको एनिमेट कर देगी। तो वैसी कॉन्शियसनेस है। तो आज तक आपने बताया कि ये कॉन्शियसनेस तुम्हारे ब्रेन को एक्टिवेट कर देती है, तुम्हारे पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और तुम्हारे ब्रेन के पास और तुम्हारे माइंड के पास, क्योंकि ब्रेन तो स्ट्रक्चर है, ब्रेन तो एक तरीके से मटेरियल है, लेकिन जो उसका फंक्शनल पार्ट है वो माइंड है। तो अब खैर ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो जितना मस्कुलर और मोटर फंक्शंस हैं, जितना सेंसरी फंक्शंस हैं, वो सब ब्रेन के फंक्शंस हैं, लेकिन ब्रेन माइंड को भी निर्धारित करता है। और खास बात ये कि ब्रेन अकेला नहीं है जो माइंड को निर्धारित करता है, पूरी बॉडी माइंड को बनाती है। जैसे कि तुम्हारी बॉडी में अगर कहीं तकलीफ है तो तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तुम ये नहीं कह सकते कि साहब वो तो ब्रेन से डिसाइड होता है, हमारे हाथ की तकलीफ हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, नहीं, तुम्हारा हाथ भी माइंड को डिसाइड उसको करता है, तुम्हारा डाइजेशन भी माइंड को करता है, तुम्हारा माइंड हर चीज से अफेक्ट होता है। तो वो जो एनिमेटिंग एनर्जी है, अच्छा अभी हमारा जैसे अभी हमको एक वो पड़ जाए कार्डियक अरेस्ट और यहीं पे हम अभी समाप्त हो जाए काम ये प्रोग्राम करते करते, तो आपको लगे कि अभी तो बोल रहे थे, अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, हुआ क्या कि एकदम बिल्कुल मिट्टी के जैसे हो गए और फिर ये बॉडी वही मिट्टी वाला ऑर्गेनिक मटेरियल वाला अपना बिहेवियर शुरू कर देगी। विद इन हाफ एन आवर इसमें डिकेइंग शुरू हो जाएगी, बदबू आने लगेगी। तो हम लोग क्या कभी किसी की डेथ हो जाती है तो बर्फ पे उसको डेड बॉडी को रखते हैं कि जिससे कोई आए तो मुंह नहीं बनाए, मतलब उसको कष्ट नहीं हो कि वो बदबू से, नहीं तो कोई वॉमिट ही कर दे, इतनी बदबू आने लगती है। तो जो बॉडी, अच्छा आधे घंटे में वो चीज समझ में आती है, शुरुआत तो आधे मिनट में ही हो जाती है। जो बॉडी अपने आप को आधे मिनट नहीं फ्रेश कर सकती है, वो बॉडी 80 साल 90 साल तक अपने आप को फ्रेश रखती है। और छोटे बच्चे गोद में आते हैं और नाना नानी के बाबा दादी के गोद में उनके खेलते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, लिपट जाते हैं। अगर बदबू आ रही होती और सड़ रही होती कोई चीज़ तो कोई बच्चा पास नहीं आता। तो समझ में ये तो आता है कि बॉडी जो बिल्कुल ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे रोटी आप बाहर रख दो तो सुबह तक सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, वैसे ही बॉडी भी इमीडिएटली खराब हो जाएगी और डिके कर जाएगी। लेकिन उसके साथ कुछ तो ऐसा जुड़ा हुआ है जो इटर्नली फ्रेश है। इटर्नली फ्रेश का मतलब है कि वो हमारे अंदर 66 साल से जुड़ा हुआ है और वो 66 साल पहले भी जितना फ्रेश था, आज 66 साल के बाद भी उतना ही फ्रेश है। उसका बुढ़ापा नहीं आया, शरीर का तो बुढ़ापा आ गया है और शरीर तो जाने वाला है, तो हम जाने के ज्यादा नजदीक हैं, तो हम जाने के बारे में ज्यादा आप सोचते हैं। आने वाली तो चीज बहुत पुरानी हो गई और अब हमारा मन जाने की तरफ ज्यादा लगता है कि अब उसको डिसाइड करना है। लेकिन वो जो एनिमेटिंग कॉन्शियसनेस है वो वैसी की वैसी है, तो वो माइंड को एनिमेट कर देती है। लेकिन अष्टावक्र ने कहा कि ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम एक ही है कि एक साथ वो दो इल्यूजन्स को नहीं हैंडल कर पाती है। एक वक्त में एक ही इल्यूजन रहता है। जब तुम सपना देखोगे तो तुमको अपनी असली जिंदगी नहीं याद आएगी, और जब तुम असली जिंदगी देखोगे तो रात में जो सपना देखा था वो नहीं ध्यान आएगा। तो ओशो इसको ऐसे बताते हैं कि एक बच्चों की पिक्चर आती थी, अभी भी आती होगी, कि जिसमें एक ही पिक्चर में दो औरतों की पिक्चर होती है। उसको एक एंगल से देखो तो बूढ़ी औरत दिखेगी, थोड़ा सा एंगल बदल जाए तो एक पे जवान औरत दिखने लगती है। तो उन्होंने कहा ये वैसी चीज है
कि तुमको एक तरफ से तुम देखोगे तो तुम्हें ये तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड तुमको नजर आएगा, तुम दूसरे उसमें देखोगे कॉन्शियसनेस में तो तुम्हें एक वेकिंग वर्ल्ड नजर आएगी। लेकिन इन दोनों को दिखाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा तत्व, वो है तुम्हारी कॉन्शियसनेस, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। और उस विटनेसिंग कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड है, वो डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड है। और अगर हम कहें कि धर्मों का कोई रोल है, तो धर्मों का रोल ये नहीं है कि हम लड़ाइयाँ लड़ें कि हमारा धर्म बड़ा है कि तुम्हारा धर्म बड़ा है। धर्मों का रोल ये है कि वो हेल्प करते हैं कि हम उस विटनेसिंग कॉन्शियसनेस को जान पाए। और उसको जानने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है कि हमने किताबें पढ़ी हैं तब हम जान पाएंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे अंदर है, हमारे अंदर हेडेक होता है तो हमें क्या किताब पढ़ के समझ में आता है कि हमारे अंदर हेडेक है, हमको वैसे ही समझ में आ जाता है। हमारे अंदर अगर खुशी है तो हमें किससे सलाह मशवरा करना पड़ता है कि आपको बताओ भाई हमारे अंदर खुशी है कि नहीं है। हमारे अंदर जो होता है हमको वैसे ही समझ में आ जाता है। तो हमारे अंदर वो विटनेस कॉन्शियसनेस है, वो क्यों नहीं समझ में आ रही? वो इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि हमको पहली बात कभी बताई नहीं गई है कि अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और होता है ज़िंदगी में। हमको तो यही बताया गया है कि पैसा कमाओ और पोजीशंस पे जाओ, बड़े आदमी बनो, और यही सब बताया गया है। जब चारों तरफ से वही सुन रहे हैं और हमारे सारे घर वाले, रिश्तेदार और दोस्त और सब लोग वही काम कर रहे हैं, तो हमको वही समझ में आता है कि वही चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आदमी इंटरेस्टेड भी है, पहली बात तो आदमी इंटरेस्टेड ही नहीं होता क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज कहीं और है, बाहर की दुनिया में। अपने आप को जान भी गए तो उससे क्या होगा? पैसा तो बैंक में होता ही है ना, उससे हम सारी गाड़ी पैसे से चलती है, जो घर बनवाना है वो पैसे से बनवाना है, जो कुछ भी करना है पैसे से करना है। तो आप ऐसी बात बताओ कि जिसमें पैसे ज़्यादा बनते हो। तो जब हमारा वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे पता लग सकता है? लेकिन अगर किसी का वो जेन्युइनली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है भी तो भी मुश्किल है। वो मुश्किल इस वजह से नहीं है कि हमको उसको फील करने में कोई असुविधा है, वो मुश्किल इस वजह से है कि हम जब पैदा हुए थे तो हमारा, अब हम उसी पॉइंट पे फिर आ रहे हैं जो हमने कई बार अपने इन टॉक्स पे कहा कि जब इंसान बच्चे के समान हो जाता है, तो बच्चे के समान हो जाता है तो उसको वो विजन मिल जाता है और वो उसको वो रियलिटी उसको पता लग जाती है। तो हमारे एक मिलने वाले थे, तो उनको हम ये बात कई बार बता रहे थे कानपुर में, तो उन्होंने तुतलाना शुरू कर दिया। तो हमने कहा तुम्हें क्या हो गया, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया क्या तुम्हारी स्पीच? बोले नहीं, आपने कहा था ना बच्चों की तरह हो जाओ। तो ये बड़ों वाला माइंड है, आप समझ गए, साजिश कर रहा है ये आदमी नेचुरल नहीं हुआ है, ये बच्चों की तरह होने की एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग से बात नहीं बोले, बच्चे का मतलब होता है कि नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, प्योर, इनसाइड आउट द सेम, इनसाइड आउट द सेम। बच्चे अक्सर घर में मेहमानों के सामने वो बातें बता देते हैं जो बातें उनके माता पिता छुपा के रखते हैं और वो बता देते हैं। तो हमने वहां से जीवन शुरू किया था, लेकिन इतना फिर हमें सिखाया गया दुनिया के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारे ये जो प्रोग्राम है इसके बड़े सारे क्रिटिक्स हैं। हमारी वाइफ भी इस प्रोग्राम के फेवर में नहीं है, क्योंकि तुमको जो पब्लिश्ड एंडोक्रिनोलॉजी है वो बोलना चाहिए, स्कॉलरली उनका एक तो वो बहुत है, क्योंकि उनका रिसर्च प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको उनका कहना है कि तुम्हें स्कॉलरली पब्लिश्ड एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में बात करनी चाहिए, और हमारी तो बात एंडोक्रिनोलॉजी भी नहीं है, पब्लिश तो छोड़ो, इट इज नॉट इवन एंडोक्रिनोलॉजी। सो दिस इज द 15th पॉइंट कि हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमको पता लग जाए कि वो हमारी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस क्या है, हमारी रियलिटी क्या है, क्योंकि उस रियलिटी की कोई डेथ नहीं है। जिस दिन उस रियलिटी का पता लग जाता है उस दिन एक सबसे बड़ी बात जो होती है कि फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाता है। अच्छा, और हम अगर देखें गौर से तो डेथ इज द ओनली डिजीज, लेकिन अब डेथ ऐसे तो होती नहीं कि चुटकी बजाते हमने कहा कि भाई डेथ इज द ओनली डिजीज, तो डेथ तो सभी की होनी है, चलो हमारी भी हो जाए। नहीं, डेथ तो बहुत तमाशे के साथ आती है, डेथ तो धीरे धीरे आएगी,
पूरा अपना रंग रोगन दिखाते हुए पहले झुर्रियाँ पड़ेंगी, फिर बाल सफ़ेद होंगे या बाल गिर जाएंगे, फिर जोड़ों में दर्द होगा, फिर किसी को डायबिटीज़ होगी, किसी को हाइपरटेंशन होगा, किसी को लिवर की प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसे करते करते 70 साल, 80 साल, 90 साल तक वो अपना पूरा रूप दिखाएगी और कोई ना कोई इवेंट एंड में बनेगा। वजह उसकी कि हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया या रीनल शटडाउन हो गया या लिवर फेलियर हो गया या मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, कोई ना कोई ब्रेन हैमरेज हो गया, कोई ना कोई वाइटल ऑर्गन फिर डैमेज होगा। तो फिर वो डिटेलिंग है, दैट इज जस्ट द डिटेलिंग। अगर आप समझ गए कि भाई डेथ इज द ओनली डिजीज, तो फिर वो डिजीज की वो बहुत सारी वो अनइम्पॉर्टेंट अननेसेसरी डिटेलिंग है कि कौन किस रास्ते से गया। तो रास्तों में ऐसा कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो बात है कि आपको अगर अपना पता लग गया तो फिर डेथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, फिर वो डेथलेसनेस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती। तो हम अभी आज यहाँ पे बंद करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हिच आई विश यू मस्ट हैव, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे इस तरीके से बातें सुन के, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं मैं भी जब मैं विचलित होता हूँ मैं भी उसको को सुनता हूँ। इवन दो अभी आपने मांडूक्य उपनिषद की बात की या यथार्थ गीता की बात की, जो जनक और इनके बीच का कन्वर्सेशन था, दैट इज कन्वर्टेड इन यथार्थ गीता। तो जो ये हेल्थ एंड कॉन्शियस वाली बात हो रही थी, मैं जुड़ा था वाइफ के थ्रू, तो बड़ी जिज्ञासा भी मन में थी कि आपसे एक बार आज मिले। इसमें मेरा एक सवाल है कि जैसे हमने प्रयास किया कहीं ना कहीं सारे मतलब चीज़ें अडॉप्ट की, या जो हमारे मन में आया खाया, और हमने जैसा स्लीप करना चाहे वैसे भी किया, या कई बार ये सब सारी चीज़ें करके भी अगर वो चीज़ें नहीं डिजायर पाती, उस समय जो मन के अंदर विचार उत्पन्न हुआ, हम तो ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाने पे भी परहेज कर रहे हैं, या कभी कभी खा भी ले रहे हैं, या उसके में अपने दिमाग के हिसाब से हम थोड़ा परहेज भी कर रहे हैं, 4 दिन नहीं खा रहे हैं, 1 दिन खा रहे हैं, उसके बाद भी अगर नहीं आता है या परिवर्तन नहीं दिखता है, या कुछ और चीज़ें सडनली बॉडी में निकल के आ जाती हैं, उस समय जो माइंड का रिएक्शन होता है वो और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि इसको कैसे मतलब नहीं, हम तो उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि देखिए, जब तक आप माइंड के लेवल पर डील करेंगे, ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी, ये प्रॉब्लम से आने वाली नहीं है। और आप हो सकता है कि हम आपको कुछ टेक्निक बता दें कि ये आप प्राणायाम कर लिया करो उस समय, या 5 बार गहरी गहरी सांसें भरा करो, कुछ किया करो, उससे मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर ऐसे ही करते करते जीवन बीत जाएगा और बार बार वो चीज़ होगी और वो बार बार आपको वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा और गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन कोई बहुत मेजर क्रांति जीवन में नहीं घटी। चलो ठीक है, पहले आप किसी और तरीके से उस पर पा जाते थे, उसका सोल्यूशन निकाल देते थे कि भाई आपने कोई पिक्चर देख लिया, दोस्त के साथ बातें करनी, या जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे है कि दारू पी ली, और दोस्त भी क्या ज़्यादातर यही बताता है कि आप इधर कोई भी प्रॉब्लम हो तो चल यार दारू पीते हैं। तो अच्छा दोस्त वही है जो आप फेल हो पास हो दोनों बार में यही कहेगा कि चल दारू पीते हैं। तो आपके अपने सोल्यूशंस थे पहले कुछ जो भी रहे हो, और फिर हमने आपको बता दिया कि चलिए अब आप ये प्राणायाम करिए और ये मेडिटेशन करिए, ये वाली म्यूजिक सुनिए, हम आपको भेज दें लिंक उसका, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपके सॉल्यूशंस बदल गए, थोड़ा हो सकता है उससे आपको नुकसान कम हो क्योंकि शराब पीने से होता है या किसी और चीज़ से होता, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई आपके। हम जो बात बता रहे हैं ये आपके जीवन में करीब 100 करोड़ गुना बड़ी चीज़ है, अनइमेजिनेबल चीज़ है। अब हम लोग किसी दिन बात करेंगे आगे कि उस कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है। अगर जो हमको अपनी विटनेस कॉन्शियसनेस का पता लग जाए, जो हम वास्तव में हैं, तो वो कॉन्शियसनेस हर जगह है और वो कॉन्शियसनेस से हर चीज बनी हुई है। उस कॉन्शियसनेस से 4 तारे बने हुए, उससे सूरज बना हुआ है,
उससे पूरी पृथ्वी बनी हुई है, उससे सारे पहाड़, सारी नदियां, सारी प्रकृति बनी हुई है। देन योर सेंस ऑफ हु आई एम इज टोटली ऑल्टर्ड। फिर उस माइंड में मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं कि उस माइंड में डिप्रेशन आता है क्योंकि वो चीज़ नहीं पूरी हुई हमारी, उस माइंड से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो माइंड तो मेरे कोने में पड़ा हुआ है, वो तो डिप्रेस हो, एक्साइटेड, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारा माइंड यहाँ पे है और हमको उस माइंड से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें फर्क क्या पड़ेगा कि वो डिप्रेस है कि एक्साइटेड है? और हमें पता भी कैसे लगेगा कि वो डिप्रेस है कि एक्साइटेड है? देखिए, अभी आप पुराने पैराडाइम की बात कर रहे हैं, आप उस पुराने पैराडाइम की बात कर रहे हैं जिसमें यू हैव एन आइडेंटिफिकेशन विद योर माइंड, कि आपके माइंड में स्ट्रेस आया और आपने ये फील किया कि आपको स्ट्रेस हुआ। ये वेल नोन पैराडाइम है, इसी पैराडाइम पे पूरी दुनिया चल रही है। हम उस पैराडाइम से बाहर आने की बात कर रहे हैं। और आपके सवाल में जो सबसे बड़ी वो थी, आपके सवाल में जो सबसे बड़ा पाप छुपा हुआ था कि आप कुछ चाहते थे, आप कुछ करना चाहते थे। क्यों चाहते थे? आपसे कहा किसने? हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि बस आपका जीवन ऐसे हो जैसे फूल खिलता है। और आपका जो फूल खिलता था, लेकिन खिलने के लिए वो ये चाहता था कि राज्यसभा की सीट मिल जाए। अल्लाह की बात है। आप कहोगे हम चाहते थे, क्यों चाहते थे? चाहना बीमारी है। आप उस बीमारी से शुरुआत करके आप कोई काम करोगे तो आपको कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपके प्रश्न में जो प्रॉब्लम छुपी हुई थी, वो प्रॉब्लम वो थी कि आप एक कर्म फलाकांक्षा से काम कर रहे थे, कुछ पाने की उम्मीद से। अच्छा, होता क्या है कि हमारी जो भी कर्म फलाकांक्षा हो वो तो फ्यूचर में पूरी होगी। फ्यूचर तो बहुत दूर है अभी, जब पूरी होगी तब तक हम स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि वो पूरी हुई या नहीं हुई तब तक हम स्ट्रेस में रहेंगे और हम नेचुरल जीवन नहीं जी पाएंगे। क्योंकि नेचुरल जीवन जीने के लिए तो कोई फ्यूचर नहीं होना चाहिए। ये मोमेंट है एंड दैट्स ऑल। इस मोमेंट पे हमको क्या करने जैसा लग रहा है, हमने वो किया या नहीं किया, या हमने इस मोमेंट को इसलिए गंवा दिया क्योंकि हमें एक नॉन एग्जिस्टेंट फ्यूचर मोमेंट में कुछ हासिल करना था। तो हम जैसे इनको सुमन को समझा रहे थे कि तुम जैसा ये जीवन जी रही हैं कि एक्सरसाइज कर रही हैं, योगा कर रही हैं, खाने का परहेज कर रही हैं, तो बहुत सही रास्ता है। लेकिन फिर ये ना देखें कि वेट कितना कम हुआ। वेट भगवान जाने, हमारा वेट बढ़ गया। हमको लोग कहते हैं, हम जब पहले थे मतलब MD से लेकर के और 50 साल की उम्र तक, तब हमारा वेट बहुत कम हुआ करता था और हम अपने आप को लगाते भी बहुत थे। अब वेट हमारा बहुत बढ़ गया तो बढ़ गया। हमसे क्या लेना देना? जब हमको उठाएंगे जो लोग अंत में, वही जाने कि वेट पर उन्हीं के ऊपर फर्क पड़ेगा। हमारे ऊपर तो उस वेट का कोई 1% भी फर्क नहीं है। तो आप समझ गए, आपकी बात का हमने जवाब दिया कि आपकी जो प्रॉब्लम थी कि आप किसी फ्यूचर अचीवमेंट के लिए जीवन जी रहे थे। आप अपना जीवन नहीं जी रहे थे, आप एक जीवन किसी वजह से या किसी प्रेशर से जी रहे थे। लेकिन जब आप हमारा वाला पैराडाइम समझेंगे, व्हेन योर कॉन्शियसनेस गोज टू द हायर ऑर्बिटल, तो आपका कौन सा माइंड है, कौन सा माइंड आपका, उसे लेना देना क्या आपका? यू आर ए विटनेसिंग कॉन्शियसनेस विच इज परवेडिंग एवरीवेयर। अब हमारा आज की तारीख में हमारा विपिन मिश्रा से क्या देना देना? वो आया था, चला जाएगा, अपने कर्मों से आया था, अपने कर्मों से जाएगा। तो वाई शुड आई बॉदर अबाउट विपिन मिश्रा? तो जब हमारा लेना ही देना नहीं, तो हमें कोई डिप्रेशन नहीं, विपिन मिश्रा को कोई प्रॉब्लम होगी, हम ताली बजाएंगे, हम कहेंगे ठीक है भुगतो, जब तुमने ऐसे कर्म किए थे तो और क्या उम्मीद कर रहे थे? जब तुमने पाप किए थे तो तुम यही रिजल्ट भी करते हो। तो और कोई सवाल? सर इसमें मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया था कि क्या चिड़िया और जानवरों को हम सिखाते हैं जीवन जीना, तो नहीं सिखाते हैं। वो स्पॉन्टेनियसली अपनी लाइफ और जो सजग होकर जीते हैं, उनको कोई नहीं सिखा रहा है कि उड़ना सीखो या आज रात हो गई है सो जाओ। तो हमको उस तरह की जिंदगी, यानी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसके साथ ही रह के जीवन जीना चाहिए।
एक बात और भी है, सजग होके जीवन जीना। ये आपकी बात में एक फ्रेज आया कि सजग होके जीवन जीना। सजग होके जीवन जीना ये भी एक विचार है, ये भी एक विचार है, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं सजग होके जीवन जीना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम सजग होके जीवन जीने की कोशिश करें और उससे हमें सजगता मिल जाए, या हम उस कोशिश को ना करें तो हमें सजगता ना मिले, ऐसा नहीं है। मतलब कॉज एंड इफेक्ट ऐसा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हमने आपको 15 बातें बताई। हमने 15 बातें क्यों बताई? 15 बातें इसलिए बताई कि जो बात हम बता रहे हैं वो इतनी एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब हमें नहीं मिली अभी तक वो चीज़। हम आपको जो चीज़, आप ये भी कह सकते हो कि डॉक्टर साहब जो आप ही को नहीं मिली तो आप हमें क्यों सिखा रहे हो? जब आप ही को नहीं मिली वो चीज़ तो आप हमें क्यों सिखा रहे हो? तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कृष्ण बनना या कबीर बनना ये कोई ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हो जाए या 10-20 साल में हो जाए। इसके लिए हो सकता है कि हमें 10 जन्म देने पड़े, लेकिन अब हम विचलित नहीं होंगे। बस ये हमको मालूम है, क्योंकि ये जब समझ में आ जाए कि हमारा तो बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नदी कहाँ जाएगी? नदी समुद्र में ही जाएगी। और अगर आपको मालूम है कि आपको इस इटर्नल एनर्जी के साथ अंत में मिल जाना है और हमारा वजूद खत्म होना है, हमारा वजूद खत्म होना है और हमें इस इटर्नल एनर्जी के साथ मिल जाना है, तो ये पक्की बात है कि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस कितनी है, हमारे अंदर विल पावर कितनी है, क्योंकि हमारी विल पावर बहुत वीक है, हमारी विल पावर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। और हम आज फैसला करते हैं कि कल से ये काम नहीं करेंगे और फिर कल उस काम को करते हैं। इस बात में हमारा मजाक भी काफ़ी होता है, हमारा मजाक हमारी वाइफ भी काफ़ी बनाती है इस बात का कि तो कोई सोचते ही क्यों कि हम कल ये काम करेंगे, क्योंकि तुम्हें करना तो है नहीं, करना तुम्हें अपने हिसाब से। तो लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि दैट आई एम बीइंग टेकन केयर बाय द सुपर पावर्स which are phenomenally unimaginably greater than me। तो जब बूंद को सागर की ताकत का एहसास होने लगे तो उसको फिर आप बताओ फिर उसको क्या कोशिश करनी चाहिए? जब उसको लगे कि नहीं वो सागर खींच रहा है उसको, तो उसको क्या मतलब हमको लगता है बहुत बड़ा वो है, अहंकार का स्टेटमेंट है कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश से पहुंचेंगे, हम अपनी कोशिश से सजग हो जाएंगे। हम हैं कौन सजग होने वाले? सो व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर जस्ट ए स्मॉल स्पेक ऑफ डस्ट, और एक जैसे पत्ता उड़ना शुरू किया, वो आंधी चली, वो पत्ता उड़ने लगा और उड़ते उड़ते वो दिल्ली पहुंच गया, और उसके फिर बहुत उसको घमंड आ गया कि देखो हमारे साथ कितने पत्ते थे, वो आज वही कानपुर में रह गए, वो कोई कहेगा वो ईटा में रह गए, हम देखो हम दिल्ली तक पहुंच गए। अब यही कहा जा सकता है उसका दिमाग उसका पागल हो चुका है, पूरी तरीके से पागल हो चुका है। ये जो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, जो कॉस्मिक फोर्सेस हैं, ये तुमको लुक आफ्टर कर रही हैं। हमने एक बार ये बात कभी बताई थी कि थॉट रिसेप्टर्स होते हैं, सारी की सारी बातें दुनिया के हर आदमी को एक बराबर नहीं अफेक्ट कर सकती हैं। किसी को धार्मिक बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, किसी को फिलोसॉफिकल डिस्कशन अच्छा लगता है, किसी को रुपए पैसे का डिस्कशन अच्छा लगता है, किसी को गीत संगीत अच्छा लगता है, उसका किसी और चीज़ में मन नहीं लगता, किसी को साजिश करने में अच्छा लगता है, उसको लगे कहीं क्राइम का खेल हो तो हमारा भी थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। तो हर इंसान अलग है, हर इंसान अलग है, और हर इंसान को एक जैसी चीज़ से नहीं फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। तो देने वाले ने आपको कौन से रिसेप्टर्स दिए, कौन सी बात आपको अफेक्ट करती है, ये आपको देखता है। बट अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं कि वो भी रिसेप्टर्स उसी देने वाले ने दिए। वो जो हम इसको भगवान नहीं करते, भगवान शब्द हमारे लिए हमारे हिसाब से यूज नहीं होना चाहिए, इसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस यूज होना चाहिए। ऊर्जा कहें या कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहें, मतलब एक चीज होती है इंटेलिजेंस। जैसे आपका हाथ अगर आग पे जाएगा
तो हाथ अपने आप बाहर आ जाएगा, आग पे हाथ जाएगा, आग से अपने हाथ, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि यार ये आग से हमारे हाथ को नुकसान ना हो जाए, आप आग पे रखे रहें थोड़ी देर, फिर फैसला करें कि दूसरे लोग क्या करते हैं समाज में, जो बड़े बड़े आज के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, हाथ के नहीं निकालेंगे, डायरी निकाल के चेक करेंगे, लेकिन वो हाथ अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हाथ में एक इनहेरेंट इंटेलिजेंस है। तो वैसी एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस आपके विरोध में नहीं है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस की वजह से आपका अस्तित्व उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस की वजह से है, आपको सिर्फ अपना पार्ट्स अच्छी तरीके से निभाना, और इसको हम कहते हैं धर्म आचरण। और धर्म आचरण का मतलब है कि आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप इनके हस्बैंड हैं तो इनको आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, ये आपका बेटा है इसको आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपको वो एक्सपेक्टेशंस टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी आपको पूरी करनी है, और हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप तय करो। बहुत से लोग बच्चों की पिटाई करते हैं, उनको लगता है कि बच्चों की पिटाई करना सही रास्ता है, उसके बिना बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो वो उस रास्ते पे चलते हैं। कोई स्टैंडर्ड नॉलेज नहीं है। अब आपको ये नहीं कह रहे कि हम ये स्टैंडर्ड नॉलेज आपको दे रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड नॉलेज से जिंदगी जियो, नहीं, स्टैंडर्ड नॉलेज का कोई मतलब नहीं है, जो आपको सही लगता है। और यह बात आपसे आज कर रहे हैं, आप देखना आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद आपका दिमाग कैसे काम करेगा, आपको फिर कुछ और ही चीजें अच्छी लगने लगेंगी। सो यू हैव टू बी जस्ट, यू हैव टू बी योरसेल्फ, यू हैव टू बी ट्रू टू योर इनर नेचर। इसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करो। स्वधर्म का पालन करो मतलब फॉलो योर ओन कैरेक्टर। वहां पे धर्म शब्द का ये मतलब नहीं है कि हिंदू धर्म का पालन करो या रिलीजन का नहीं है, वहां धर्म का मतलब है कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे नदी अगर बह नहीं रही है तो वो नदी नहीं हो सकती, पानी है वो झील हो सकती है, वो तालाब हो सकती है, वो समुद्र हो सकता है, लेकिन वो नदी नहीं हो सकती क्योंकि उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर मिसिंग है। तो हर इंसान का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है, यू हैव टू जस्ट गो बाय योर डिफाइनिंग कैरेक्टर। भरत जी, मैं आपकी पूरे डिस्कशन को 2 लाइन में खत्म करता हूँ। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हाथ तुम्हारे हाथों में। बहुत बढ़िया, इनके पास हर समय के लिए कोई ना कोई शेर या कविता होती है। सो वी विल स्टॉप हियर।